एक स्लोगन हुआ करता था कि बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस। ये उस एयरलाइन का स्लोगन था जिसने किसी दौर में पूरी दुनिया पर राज किया। आज वो एयरलाइन जो है वो ज़मीन बोस हो चुकी है। खसारा जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सरकारी जो एयरलाइन है वो बैठती जा रही है और प्राइवेट एयरलाइंस आए दिन नई से नई आती जा रही हैं। सेठ कैसे इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और क्या ये पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए एक और पोटेंशियल फील्ड बन चुका है। देखिए कि हमारे पास एक रूट के ऊपर ट्रैफिक मौजूद है, हमारे पास जहाज नहीं। तो एक सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाली एयरलाइन थी पाकिस्तान एयरलाइन, फिर वो इतना खसारे में कैसे चलेगी? आपको क्या लगता है कि क्या कौन कौन सी बड़ी वजूहात हैं? इस खसारे की वजह हमारी सरकारी सियासी हुकूमतें और कोई भी नहीं। सरकारी सतह पर चूंकि ओनरशिप नहीं होती, मैनेजमेंट इशूज होते हैं, वो चीजें बर्बाद हो जाती हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना होने की बड़ी वजूहात में ये चीजें भी आती हैं। लोगों ने सिर्फ एमिरेट्स को नहीं तैयार किया, दुनिया की 12 बड़ी एयरलाइंस को पीआईए ने जन्म दिया है। लेकिन आज पीआईए का हाल ये है कि पिछले साल से बेचने लगे थे तो 10 अरब रुपए बोली लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मसूद रज़ा और मेरे साथ हस्बे मामूल मौजूद हैं अब्दुर्रहमान साहब। आप अब्दुर्रहमान साहब को अच्छी तरह से जानते हैं। उनका प्रोग्राम रिच पाकिस्तान के नाम से देखते हैं और मेरा प्रोग्राम आप सोच विद मसूद रज़ा के नाम से देखते हैं। और ये हमारा एक जॉइंट वेंचर है जिसमें हम पाकिस्तान में जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं उन पे हम पॉडकास्ट करते हैं। तो आज हम एक और बहुत शानदार किस्म का एक प्रोजेक्ट आपके लिए लेके आए हैं, खुशखबरी आपके लिए लेके आए हैं। लेकिन मैं अब्दुर्रहमान साहब के पास जाने से पहले आपको एक छोटा सा स्लोगन सुनाना चाहता हूँ कि एक स्लोगन हुआ करता था कि बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस। ये उस एयरलाइन का स्लोगन था जिसने किसी दौर में पूरी दुनिया पर राज किया, जिसने एमिरेट्स जैसी दुनिया की बड़ी एयरलाइंस को उड़ना सिखाया कि उड़ते कैसे हैं, स्टाफ की ट्रेनिंग कैसे होती है, पायलट कैसे हायर किए जाते हैं, एयरलाइन जो जहाज़ हैं वो किस तरह से लिए जाते हैं, ख़रीदे जाते हैं, उनको चलाया कैसे जाता है। लेकिन आज वो एयरलाइन जो है वो ज़मीन बोस हो चुकी है। खसारा जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस सारी सिनेरियो में सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में एक और नई प्राइवेट एयरलाइन शुरू होने जा रही है जिसको एयर कराची का नाम दिया जा रहा है। ये मंसूबा क्या है कि पाकिस्तान में किस तरह से सरकारी जो एयरलाइन है वो बैठती जा रही है और प्राइवेट एयरलाइंस आए दिन नई से नई आती जा रही हैं। इसके पीछे साइंस क्या है, सेठ कैसे इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और क्या ये पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए एक और पोटेंशियल फील्ड बन चुका है, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है अब्दुर्रहमान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। एक साइड पे कौमी एयरलाइन ऐसे जा रही है और इधर से प्राइवेट एयरलाइंस एयर सियाल, यहाँ से फ्लाइजना, यहाँ से एयर ब्लू, अब एक और एयरलाइन आ गई है जिसका नाम है एयर कराची। क्या है एयर कराची? ये बेसिकली कराची के बिजनेसमैन की ख्वाहिश है जो उन्होंने कई दिहाइयों से पाल रखी थी। फिर उसमें सबकत ले गए सियालकोट वाले हमारे भाई, बहुत प्रोग्रेसिव बिजनेसमैन है। उन्होंने अपनी एयर सियाल जब शुरू की तो अब कराची वालों को ख्याल आया कि हम बहुत पीछे रह गए। तो जो कराची के 42 बड़े सेठ हैं उन्होंने मिलकर इब्तदाई तौर पर एयर कराची के नाम से प्राइवेट एयरलाइन शुरू करने का ऐलान किया, तो कि 23 मार्च 2026 को अपनी पहली फ्लाइट जो है वो लेके। तो सर इसमें डिफरेंस क्या होगा? ये कोई नई चीज़ लेके आ रहे हैं? क्योंकि जब भी कोई नया बिजनेस आता है तो वो एक नई स्लोगन लेके आता है कि भी हम इससे इस तरह से बेहतरी लेके आएंगे। तो इनका बिजनेस मॉडल क्या है? बिजनेस मॉडल कोई भी नया नहीं है, सवाए फ्लाइट जना के थोड़ी चेंजिंग की थी। बात होती है कि किसी चीज की अवेलेबिलिटी होना। अब हमारे यहाँ 2 करोड़ लोग सालाना एयरपोर्ट्स पे आते हैं ऑन एवरेज। इट मींस कि हमारे पास ये 2 करोड़ तो अपने मुसाफिर है ना, और ऑब्वियसली में कोई 98% पाकिस्तानी होते हैं, तो इनको कैटर करना बड़ी जरूरत है हमें। अब आपने देखा होगा कि हमारे लाहौर एयरपोर्ट पे, कराची एयरपोर्ट पे या इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे एमिरेट्स की धड़ाधड़ फ्लाइट्स आ रही हैं और सस्ती भी हैं। वो क्यों सस्ती है? यहाँ पर सवारी है तो वो करते हैं, यहाँ से धड़ाधड़ सवारियां उठा के लेके जाते हैं, दोहा चले जाते हैं, कतर एयर वाले एमिरेट्स वाले ले जाते हैं दुबई, वहां से सवारियों को दूसरी एयर बसों में भर के इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पे ले जाते हैं, तो उनकी कॉस्टिंग कम हो जाती है। बजाय इसके कि वो यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट दें तो मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे यहाँ अब देखिए, पिछले दिनों आपने सुना होगा कि लाहौर से मैनचेस्टर की फ्लाइट स्टार्ट हुई थी, इस्लामाबाद से। तो आपको पता है कि उसके बाद अगले 2 महीने की पीआईए की फ्लाइट्स बुक हो गई थी मैनचेस्टर की। अच्छा, इतना पोटेंशियल है। और पीआईए के पास उतने जहाज नहीं जितने लोग टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि डायरेक्ट फ्लाइट है। आप हमारा ये देखिए कि हमारे पास एक रूट के ऊपर ट्रैफिक मौजूद है, हमारे पास जहाज नहीं। तो बेसिकली ये वो जगह है जहां पर जाकर
प्राइवेट सेक्टर खुद को एंटर कर रहा है। अगर एयर सियाल कामयाब होगी, सियालकोट की एयरलाइन होने की वजह से, बिल्कुल लुक्का का शहर है और हर हुकूमत उसको इग्नोर किया। अगर वहां का ताजर इतना प्रोग्रेसिव ना होता तो उसको पूछता ही कोई ना, लेकिन उनकी एयरलाइन कामयाब है, मुनाफे में चल रही है। इसी तरह आप देख लें कि बाकी तमाम एयरलाइंस भी अगर मुनाफे में तो चल रही है ना, प्राइवेट सेक्टर तो कितना अर्सा लॉस बर्दाश्त कर लेगा। पीआई को देख लें तो वो 25-30 साल से लॉस में जा रही है। तो ये फर्क होता है कि सरकारी सतह पर चूंकि ओनरशिप नहीं होती, मैनेजमेंट के इश्यूज होते हैं, तो चीजें बर्बाद हो जाती हैं। तो प्राइवेट सेक्टर आता है। अब इन्होंने एयर कराची ने 2009 का लाइसेंस लिया हुआ है। अब जाकर जो है इन्होंने अपनी लॉन्चिंग शुरू करनी है, वो भी अगले साल से। पाकिस्तान में अक्सर बात की जाती है सर कि पीआई को प्राइवेटाइज कर दिया जाए, फिर इसके साथ बहुत सारे आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं कि पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं वो बेच दिए हैं। तो इस पर तो मैं आपसे तफसीली जवाब लूँगा, लेकिन उससे पहले बताएं कि जो निजी सेक्टर इस साइड पर आना चाहता है, इन्वेस्टर आना चाहता है, डेफिनेटली कि अगर लोकल इन्वेस्टर्स 50 करोड़ की मेरा ख्याल इनिशियल इन्वेस्टमेंट है एयर कराची में, जो ताजर उसमें शामिल हो रहे हैं, तो इस तरह तो बहुत सारी दुनिया की कंपनीज भी यहाँ पे आ सकती हैं। तो किस किस्म के चैलेंजेस का सामना रहता है लोगों को यहाँ पे इस तरह की बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के वाले से? सबसे बड़ा चैलेंज है पॉलिसी का, कि हमारे यहाँ हुकूमत की पॉलिसी कब बदल जाए किसी को पता नहीं। तो जो भी इन्वेस्टर आता है वो डरता है कि मैं अगर करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर दूं तो मेरा क्या बनेगा। उसके बाद आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा इशू है, नो डाउट आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल है। फिर तीसरी बड़ी वजह है कि अगर मेरा कोई तनाज़ा हो जाएगा तो मैं किसके पास जाऊंगा? इस 27वीं तरमीम के बाद वली अदलिया के पास जाऊंगा। क्योंकि अब तो हालात ये हैं कि रियासत जहां आपके खिलाफ खड़ी हो गई तो आप वो जीत नहीं सकते। अब तो मर्जी के जज हैं, मर्जी की अदालत है, मर्जी का सुप्रीम कोर्ट है। अब तो वो एक मजाक में कहा करते थे कि सुप्रीम कोर्ट भी अपनी बना लेनी चाहिए, तो बना ली उन्होंने। तो ये चीज है कि ये जो चीजें हैं ना, अब हम लोग इसको सोचते नहीं है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना होने की बड़ी वजूहात में ये चीजें भी आती हैं कि मैं हूं मिसाल के तौर पे, आप मैं पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट करूं, या मुझे आप कहते नहीं कि फलां मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, होगा भाई, लेकिन अगर वहां पर सियासी अदम इस्तेहकाम है, वहां पर अमनो अमान की खराब सूरत हाल है, वहां पर अदलिया में मुझे किसी किस्म का रिलीफ मिलने की उम्मीद नहीं है, मैं पागलों वाला के इन्वेस्ट करूंगा। बिल्कुल यही हमारे साथ हालात है। तो हम लोगों ने सिर्फ एमिरेट्स को नहीं तैयार किया, दुनिया की 12 बड़ी एयरलाइंस को पीआईए ने जन्म दिया है। पीआईए के पूरे स्टाफ ने, हमारे पायलट्स ने, हमारे क्रू ने, हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने, सब ने बहुत सपोर्ट किया। लेकिन आज पीआईए का हाल ये है कि पिछले साल से बेचने लगे थे तो 10 अरब रुपए बोली लगी थी पूरे पीआईए की, और वो भी एक सोसाइटी का ऑनर रहे थे। तो ये हाल है कि आपने उसको इतने टके टोकरी कर दिए कि वो पूछने वाला नहीं है। तो सर आप किस तरह से देख रहे हैं कि अगर एयर कराची आता है तो क्या ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन करेगा? ये जी लोगों के लिए बेहतरी होगी कि लोगों को अच्छा एक ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए जब प्राइवेट सेक्टर कंपटीशन में आता है ना, वो तो अच्छे से अच्छा देना चाहता है। अच्छा सर, दुनिया भर में जो एयर ट्रैवल है वो आसान होता जा रहा है, लोगों के पास ऑप्शंस होती हैं कि कहाँ जाना है। और एमिरेट्स की एग्जांपल लें तो एक मिनट के बाद उनकी जो फ़्लाइट है वो उड़ रही होती है वहाँ से। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात हम करें तो पाकिस्तान में जो अभी भी जो लग्जरीज़ है ना, उसमें कंसिडर की जाती है आपकी एयर ट्रैवल। अगर किसी लाहौर से कराची जाना है, अगर वो बाय एयर जा रहा है तो वो लग्जरी, हाँ ये न्यूज़ है। तो क्या इस तरह की जो एयरलाइंस नहीं आ रही हैं उनसे कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी? ये बिल्कुल ऐसे होता है कि जब एयरलाइंस आती है ना तो वो कॉस्ट कटिंग करती हैं, कंपटीशन में आती हैं, रेट्स कम हो जाते हैं। अब पीआई का लॉस था तो पीआई जितने दिल करता था अपना किराया बढ़ा देती थी, अब ये नहीं हो सकता। तो मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ कि फ्लाई जना है, फ्लाई जना के अगर आप टिकट लेंगे तो उसमें आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप खाना स्किप कर सकते हैं, अपना रेट कम कर सकते हैं। अच्छा जी, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। वो जितना भी 1000, 1200, 1500 रुपया, जितना भी डिपेंडिंग आपने कहा जाना है, आपको वो लेस कर देते टिकट में से। फिर आपको मील नहीं देते जो फ्लाइट में मिलता है। अच्छा, तो फिर अगर किसी को भूख लगी तो उसका क्या मैकेनिज्म? उन्होंने छोटा सा एक ना करियाना स्टोर खोला हुआ अंदर। अच्छा जैसे वो मील देने के लिए आती है ना ट्रॉली आती है, उसी तरह की करियाने की ट्रॉली होती है। उस पर चिप्स पड़े हैं, निम्को पड़ी है, चॉकलेट्स पड़ी हैं, जूस पड़े हैं। आप वहाँ पे पैसे देंगे कैश, तो वो आपको सब चीज दे देंगे। अच्छा जी बिल्कुल। वो बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है उनका। ये तो बस स्टॉप है जैसा कोई दाल बेचने वाला आ गया। ऐसे ही है। अच्छा सर, अगर पीआई की बात हम करें तो पीआई पे अब टोटल खसारा कितना हो चुका है? पीआई के जो कर्जे खसारे जो है ना, तकरीबन कोई 800 अरब रुपए के करीब पहुंच चुके हैं। 800 अरब? जी हाँ। अच्छा। और पीआई के अब जो
कर्जे लिए हुए हैं उनके ऊपर सूद अदा करना होता है, वो एक ज्यादा टेंशन है। फिर पीआईए के जहाज जो है वो ऑपरेशनल कम रहते हैं। जहाज तो है, को 30-32 जहाज है, उनमें से उड़ कितने होते हैं, 15 या 18, और वो भी फिर ज्यादा उन रूट्स पर उड़ते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। मसलन लाहौर से जद्दा जो उम्रे भी लोग जाते हैं, 20 लाख लोग 25 लाख लोग साल में उम्रे और हज के लिए जाते हैं। ठीक है, ट्रैफिक जो है ना, फिर लाहौर से आप लगा लें आपका अबू धाबी दुबई हो गया, इसी तरह कराची से लगा लें, इसी तरह। तो ये जो बड़े बड़े रूट्स हैं तो कैटर हुए हैं, लेकिन जो लॉन्ग रूट्स हैं वो चूंकि बंद थे पहले, पूरा यूरोप बंद था हमारे लिए, अमेरिका बंद था, इसके साथ साथ आपका बर्तानिया बंद था, तो वो रूट्स कॉम्प्रोमाइज हो गए। अब आहिस्ता आहिस्ता हम रूट्स तो खोल रहे हैं, लेकिन हमारे पास जहाज नहीं है जिनके जरिए हमने उन लोगों को कैटर करना है। तो सर ये वजह क्या बनी कि पिछले अगर 25 साल की 30 साल की अगर हम बात करें तो एक सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाली एयरलाइन थी पाकिस्तान एयरलाइन, फिर वो इतना खसारे में कैसे चलेगी? आपको क्या लगता है कि क्या कौन कौन सी बड़ी वजूहात हैं जो इस खसारे की वजह बनी? इस खसारे की वजह हमारी सरकारी सियासी हुकूमतें और कोई भी नहीं। हर पार्टी ने अपनी यूनियन बनाई हुई थी। आपको पता है पीआईए में एक दौर के अंदर को 32 के करीब यूनियंस थी। अच्छा, जी हाँ, यानी कि एमक्यूएम की अलग यूनियन थी। किस तरह की यूनियन? स्टाफ यूनियन? हाँ, स्टाफ यूनियन जो होती है। अच्छा। पीपल्स पार्टी की अलग यूनियन थी। इसके अलावा आपकी नून लीग की अलग यूनियन थी। जो पार्टी हुकूमत में आती थी उसकी यूनियन तगड़ी होके जो कब्जा कर लेती थी। अगर जितनी यूनियंस थी उन्होंने उसी हिसाब से दफ्तर लिए हुए थे हर जगह प्राइम लोकेशंस पे, बजाय वो दफ्तर प्राइवेट बिजनेसेस को देकर वहां से इनकम जनरेशन होती, वो दफ्तर इन यूनियंस ने अपने पास रखे हुए थे इनके अहदेदारों ने। फिर इनके अहदेदारों ने आगे गाड़ियां ले रखी थी, उनका फ्यूल था, उनकी ट्रैवलिंग थी, फ्री होती थी उनकी। इनका याशी गाड़ा बनाया होता है कि हर तरह के यानी कि आपको फैसिलिटीज मिल रही हैं सब यूनियन के नाम पे। साहब ने कहीं जाना है तो अगर 3 दिन कहीं स्टे करना है तो जहाज वहीं खड़ा रहेगा, वो उस एयरपोर्ट पे खड़े होने का किराया भी अदा करेगा और वो उड़ेगा भी नहीं, तो पैसे जो कमाने थे वो भी नहीं कमाएगा। तो जिस रूट पे वो जहाज उड़ता था वहां के सवारियां बेचारी जलीलो-ख्वार होती थी। तो ये बहुत सारी वजूहात है जिन्होंने मुल्क कर ये तमाम का तमाम बेड़ा गर्क किया है। और मैं एक जगह पढ़ रहा था कि दुनिया में एक स्टैंडर्ड है कि एक बड़े जहाज के लिए 65 का क्रू होता है, और पाकिस्तान में जो पर यानी कि फी जहाज जो उसकी बंदे हैं वहाँ पे वो 480 से ज़्यादा है। वो पहले थे, अब आहिस्ता आहिस्ता लोग रिटायर भी हुए, कुछ लोग उन्होंने गोल्डन शेक हैंड देकर फारिग भी किया, 200 करीब एवरेज आ चुकी है। ठीक है, लेकिन बात फिर वही है कि हमारे पास जहाज है कितने, तो जहाज क्यों नहीं शामिल किए गए क्रू में? कॉस्ट देखिए, एक इदारा नुकसान में जा रहा हो तो जहाज कहाँ से आप ऐड करेंगे? जहाज ऐड करना कोई आसान तो नहीं है, वो तो एक सफेद हाथी है, जिस दिन उसने आपके पास आना है उसी दिन उसका मीटर चल जाना है, उसकी मेंटेनेंस है, उसकी फ्यूलिंग है, उसकी तमाम चीजें हैं। तो हमने तो वो सेटअप ही नहीं बनाया। अगर आपने आज कोई एक स्पेयर पार्ट लेना है पीआईए का, तो आपको टेंडरिंग के प्रोसेस के बाद जो वो एक स्पेयर पार्ट मिलता है उस पर 2-3 महीने लग जाते हैं, तो आपका जहाज वो खड़ा रहता है उतना अरसा। या तो आप किसी और जहाज का वो पुर्जा निकाल के उस जहाज में डालेंगे तो वो जहाज फ्लाई करेगा और वो जहाज जो है पड़ा रहेगा। और ऐसा हुआ कि 2-3 जहाजों को चलाने के लिए एक जहाज को नकारा कर दिया गया, उसके स्पेयर पार्ट निकाल के उन 2-3 जहाजों में डाले जाते रहे ताकि वो चलते रहे। इसको बाद में एक खटारा बना के बेच दिया गया। तो अब अगर इसको अगर हम कहें कि कोई ऐसा जादू किया जाए कि एपीआई को सारे से निकाला जाए, तो उसके लिए आप क्या समझते हैं कि 5 ऐसी तजावीज़ जो आप गवर्नमेंट को देना चाहें, या जो आपको लगता है कि सोल्यूशन है कि ये 5 काम गवर्नमेंट कर ले या पीआईए कर ले तो वो सारे से निकल सकती है? ये सबसे बड़ा मसला पीआईए का ये है कि इसके ऊपर जो कर्जा है ना वो इसको उठने नहीं दे रहा। उसका आसान हल है कि जितना इसका कर्जा है उसे हुकूमत अपने खाते में डाल दे। हुकूमत के ऊपर वैसे ही 94,000 अरब रुपए कर्जा है, तो अगर पीआईए का 700-800 अरब रुपए कर्जा आ जाएगा तो उसको पता भी नहीं लगेगा। तो उससे ये कि पीआईए ने जो हर साल अरबों रुपया सूद की मद में देना है वो उसे नहीं देना पड़ेगा। फिर आपको सियासी जो आपकी आंख है उससे साइड पर होकर मेरिट के ऊपर मैनेजमेंट लानी पड़ेगी हर हाल में। उन मैनेजमेंट वालों को इख्तियारात भी देने पड़ेंगे आपको, ठीक है। और उसके बाद फिर आप एक ऐसे सफर पर निकल सकते हैं कि यही जो एसेट है आपका ये दोबारा से वर्तेबल हो सकता है। मेरा ख्याल जहाज उतना महंगा नहीं है जितना कि भाई जहाज ऐड ना किया जाए। जहाज तो लीज पे मिल जाते हैं ना, जहाज तो किराए पे मिलते हैं, जहाज तो खरीदे जाते ही नहीं। नॉर्मली अब एयरलाइंस है वो वेट या ड्राई लीज पर जहाज ले लेती हैं, उसका किराया अदा करती है, माकूल सा उसको ऑपरेट करती है। अब यही के पास तो शायद गिनती के
शायद 10 जहाज अपने होंगे, बाकी जहाज जो सारे वेट या दूसरी लीज जो होती है ड्राई लीज पे है। चलें, उम्मीद है कि, हालांकि मैं लास्ट बात इसमें ये करना चाहूँगा कि इनके पास पीए के एसेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर उसमें आप एक दिन मुझे बता रहे थे कि इनकी स्लॉट्स इनके पास काफ़ी ज़्यादा हैं, अगर उनको ही खाली बेच लिया जाए तो पाकिस्तान को, उसमें अगर थोड़ा सा आप रोशनी डालना चाहें तो। लेकिन पीए चूँकि बहुत पुरानी एयरलाइन है, तो इसने जब अपने अरूज पे थी तो दुनिया के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स के ऊपर अपनी स्लॉट्स ले रखी हैं कि ये पार्किंग की जगह है, पीए के लिए मुख्तस है, ये जगह है पीए के रूट के लिए, इसकी फ्लाइट अगर आएगी तो इस टाइम उतरेगी और इस टाइम चढ़ेगी। ठीक है। आज अगर आप वो एक एक एयरपोर्ट पे जाए, मसलन अगर आप चले जाते हैं जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट अमेरिका में और आप कहते हैं मैंने प्राइम टाइम की एक स्लॉट लेनी है, तो वो आपको करोड़ों डॉलर की मिलेगी। पीए के पास वो एसेट है, हीथ्रो एयरपोर्ट के पीए के पास ये पीए ने सस समय में वो खरीदी हुई है। अब अगर देखा जाए तो अरबों डॉलर्स की वो स्लॉट्स, वो पार्किंग लॉट्स ही हैं जो पीए के पास मौजूद है। फिर पीए के और एसेट्स, अगर पीए का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देखें तो बहुत बड़ा एसेट है इसका, जो इंजीनियर्स वहाँ पर टेक्नीशियंस बैठे हुए हैं, बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं, सर्विसेज आउटसोर्स की जा सकती हैं। बिल्कुल। अभी जो एयर कराची है, होटल्स बहुत ज्यादा हैं इनके पास, इन्होंने भी अपनी सर्विसेज पीए से लेनी है, इनकी रिपेयर, मेंटेनेंस और बहुत सारी सर्विसेज पीए से आउटसोर्स होने जा रही हैं। तो अगर पीए इनको दे सकता है तो अपने लिए क्यों नहीं बेहतर कर सकता। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान साहब, आपने कीमती टाइम हमें दिया। नाज़रीन, जब रियासत कोई फैसला कर लेती है ना कि उसने ये काम करना है, तो उसके लिए कुछ भी इफ एंड बट्स नहीं रहता, वो सारा कुछ कर सकते हैं। और अब्दुर्रहमान साहब ने बहुत अच्छी तजवीज़ दी कि अगर हमने बहसीयत कौम इसको ठीक करना है, पीआई का जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा समझा जाता था किसी दौर में, तो उसके लिए बेहतरीन ये है कि ये छोटा सा कर्जा है वो गवर्नमेंट अपने खाते में डाल रहे और उसको ज़ीरो से दोबारा से एक स्टार्ट करने के लिए उसकी रीस्ट्रक्चरिंग और रीमॉडलिंग उसकी कर दी जाए, तो भी यही एयरलाइन जिस तरह से माजी में पाकिस्तान को कमा कर देती रही है उसी तरह से कमा कर दे सकती है। और हमारी बेस्ट विशेज़ हैं जो नई आने वाली एयर कराची है उसके लिए, कि अल्लाह करे कि ये पाकिस्तान की इकॉनमी में अच्छा रोल प्ले कर सके, पाकिस्तान में माशियत में बेहतरी ला सके और लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा कर सके, और इसको देखते हुए दुनिया भर से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ निकले। आज की पॉडकास्ट से इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।